नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं डिजिटल दिव्य भव्य महाकुंभ की, जहां पर महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आज तकरीबन यह आंकड़ा निकलकर सामने आया कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अब तक करीब 36 लाख लोगों ने स्नान किया है। अब तक महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या 54 करोड़ 31 लाख हो चुकी है, जिन्होंने संगम नोज पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई है। जबकि दूसरी तरफ रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते एक दिन 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया। और यही कारण है कि तमाम लोगों की उपस्थिति को देखते हुए, आगमन को देखते हुए महाकुंभ में तैनात अधिकारियों की ड्यूटी को 27 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की, जहां पर महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु, स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54 करोड़ 31 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे के दरमियान ही 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, जबकि अभी एक शाही स्नान बदस्तूर अब भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी में श्रद्धालुओं के पहुंचने की सिलसिला बदस्तूर जारी है। योगी टीम लगातार महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी आरामदायक व्यवस्था के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को भी जमीन पर उतारा जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर सामने आ रही है कि अधिकारियों की जो ड्यूटी है उसकी टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब जो तमाम अधिकारी हैं जो महाकुंभ में जिनकी तैनाती हो रखी है, वो 26 फरवरी तक उनकी ड्यूटी लगी रहेगी। अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी पर है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की ड्यूटी लगातार चलती रहेगी। जो तस्वीरें महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही हैं, मुख्य रूप से शनिवार इतवार यानी कि वीकेंड्स पर तमाम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह प्रातः का समय हो या देर रात का, लगातार लोगों की आमद बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, जहां पर ज्ञानेश कुमार देश के नए अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किए गए। तो पीएम मोदी की अगुवाई वाली मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष राहुल गांधी तीनों उपस्थित रहे। सर्वसम्मति के फैसले के बाद चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे ज्ञानेश कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। आज से इनकी सेवाएं शुरू होंगी, जो आगामी मार्च 2029 तक जारी रहेंगी। तो राजीव कुमार की जगह लेंगे अब ज्ञानेश कुमार। आज सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। 19 फरवरी को पदभार ग्रहण करेंगे ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। पीएम मोदी की अगुवाई वाली मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जबकि इससे पहले आपको बता दें कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, केरल कैडर के, केरल एससी एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका भी निभा चुके हैं। साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान भी रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयुक्त के पद पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर अब ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। कल से वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और वो मौजूदा सीईसी राजीव कुमार की जगह लेंगे। बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सर्वसम्मति के साथ ज्ञानेश कुमार के नाम को आगे बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। भारत दौरे पर है कतर के अमीर अल थानी।
2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं कतर के अमीर। आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत, राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर भी आयोजित किया जाएगा। तो कतर के अमीर अल थानी आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर आयोजित होगा। अपनी यात्रा के दौरान शेख तमीम बिन हमद अल थानी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। आज 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शेख तमीम बिन हमद अल थानी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री के साथ कई पहलुओं पर द्विपक्षीय चर्चा भी होगी। भारत और कतर के रिश्तों को बढ़ाने के मकसद से विदेश मंत्री एस जयशंकर एक साल में 4 बार कतर की यात्रा पहले ही कर चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कतर के अमीर अल थानी इस वक्त भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी उनका खुद निजी तौर पर स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत हुआ और वो आज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ आज हैदराबाद हाउस में बायलैटरल टॉक भी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे भारत और कतर के मजबूत होते संबंधों के लिहाज से जानकारी मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो कई अहम महत्वपूर्ण भविष्य की योजनाओं पर भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे, बात करें देवभूमि उत्तराखंड के बजट सेशन की, जहां पर आज से बजट सेशन का आगाज हो रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ इस सत्र का आगाज होगा। 18 से 24 फरवरी तक की तिथि उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर तय की गई है। इसी बीच 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। कुल 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट के अनुमान की बात सामने आई है, जबकि विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कल बीते दिन राजधानी देहरादून में हमने सर्वदलीय बैठक देखी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी चेहरे नजर आए। उत्तराखंड में आज से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। कल सर्वदलीय महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी और आज देखना बेहद खास होगा किस तरह से इस सत्र की शुरुआत होती है। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के नेतृत्व में जो सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण हुई थी, इसमें आपने देखा था नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत अन्य विपक्षी नेता सरकार के साथ सीधा संवाद करते हुए नजर आए थे कि इस बजट सेशन को जो 18 से 24 फरवरी तक चलेगा, किस तरह से इसको फलदायक कामदार बनाया जाए। जबकि पहली बार बजट सेशन का जो सत्र है वो ई विधानसभा में होगा, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इस्तेमाल इस दौरान किया जाएगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट की बात इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की बड़ी बातें, जहां पर बजट सत्र के लिए 18 से 24 फरवरी तक की तारीख तय की गई है। पहली बार सत्र ई विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल 12:30 बजे बजट को पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट की बात सामने आई है, जबकि बजट में महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना जैसे मुद्दे रहेंगे। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। जानकारी मिल रही है कि विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष के मुद्दे क्या है वो आप देख लीजिए। मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर, विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं धामी सरकार के सामने। साथ ही साथ विपक्ष का आरोप है कि कई विभागों में भ्रष्टाचार पनप रहा है, कानून व्यवस्था कई मोर्चों पर कमजोर हो रही है। साथ ही साथ विपक्ष स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाता हुआ नजर आएगा।
तो आज से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सेशन का आगाज। कुल 521 क्वेश्चन इसमें उठाए जाएंगे, 6 विधेयक पेश किए जाएंगे और इतने ही अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। बजट सेशन आज ठीक 11 बजे, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ इस सेशन का आगाज हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया कि अभिभाषण में सिर्फ सरकार की बड़ाई और उनकी उपलब्धि के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष सहयोग करे हर मुद्दे पर। उत्तराखंड के चौमुखी विकास, वहां के टूरिज्म को लेकर सरकार अति गंभीर है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़े ताजा अपडेट के साथ। धनराज, अब से कुछ ही देर में बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये बजट है? सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। पहली बार ई विधानसभा के तौर पर इस बजट को उत्तराखंड की जनता देख रही है। बिल्कुल कुणाल, देखिए आज से कहीं ना कहीं जो बजट सत्र का आगाज है वो होने जा रहा है। यानी कि कुछ ही देर में, यानी कि 11 बजे के करीब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो गिनाई जाएंगी। क्योंकि आप देखिएगा कई उपलब्धियां इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या नकल विरोधी कानून को लेकर हो, या तमाम इस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर गिनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही कल से कहीं ना कहीं जो पूरी कार्रवाई है सदन की वो शुरू होगी। और जो बजट है इस बार का वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट माना जा रहा है कि सरकार पेश कर सकती है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो विधानसभा सत्र हो रहा है ये पूरा पेपरलेस होगा और ई विधानसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको किया जाएगा। और आप देखिएगा कि पहली बार ऐसा उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है कि ई विधानसभा के रूम में कहीं ना कहीं जनता इस बजट सत्र को देखेगी। और वह देखिएगा क्या कि जो तैयारियां हैं वो सरकार ने पूरी कर ली है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर अन्य दृष्टि से हो। तमाम दृष्टि से कहीं ना कहीं जो विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और माना जा रहा है कि 20 फरवरी को सरकार जो है अपना बजट पेश कर सकती है। और 1 लाख करोड़ से भी अधिक का जो बजट है ये जनता के अनुरूप बनाया गया है। क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो बजट तैयार किया गया है ये ज्ञान को लेकर किया गया है। ज्ञान का मतलब यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको लेकर कहीं ना कहीं ये बजट तैयार किया गया है और इन्हीं के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। लेकिन वह देखिएगा कुणाल की उत्तराखंड को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और पर्यटन के लिहाज से भी कहीं ना कहीं इस बजट को अहम माना जा रहा है। क्योंकि अभी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ रखा गया। ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार से स्पष्टीकरण चाह रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर का हो, चाहे वो भू कानून का हो, चाहे अधिकारियों की मनमानी हो या कई विभागों में भ्रष्टाचार का मामला। सरकार इन मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों को लेकर कितनी तैयार है? बिल्कुल कुणाल, देखिए आपको बता दूं कि कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता हैं यशपाल आर्य, उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाया था और साफ तौर पर कहा था कि जो विधायक हैं बीजेपी के या फिर मंत्री हैं वो तैयारी करके विधानसभा सत्र में नहीं आते हैं, तो वो तैयारी करके आए। क्योंकि काफी पर्सन 521 पर्सन कहीं ना कहीं इस पटल पर रखे जाने हैं और उनको लेकर जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आप देखिएगा कि जो पूरा सत्र चलने वाला है वो भी कहीं ना कहीं हंगामेदार होने वाला है। क्योंकि विपक्ष लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और सरकार को सदन से लेकर सड़कों तक घेरने की कोशिश विपक्ष यहाँ पर करेगा। क्योंकि तमाम मुद्दे उत्तराखंड के अंदर है, चाहे हम स्मार्ट मीटर की बात करें या फिर यूसीसी को लेकर करें या फिर कहा जाए कि गैरसैंण सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का है। क्योंकि जो बजट सत्र होता था वो गैरसैंण में किया जाता था, लेकिन सरकार ने इस बार भी कहीं ना कहीं वो बजट सत्र गैरसैंण में न कराकर राजधानी देहरादून में रखा है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हमलावर सरकार पर होता हुआ जरूर नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि जो सत्र इस बार चलने वाला है वो बड़ा ही हंगामेदार इस बार रहने वाला है। जी शुक्रिया धनराज, इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर कतर के अमीर अल थानी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जा रहा है और कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे कतर के अमीर अल थानी। तो राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत कतर के अमीर का। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। बीती शाम हमने देखा कतर के अमीर अल थानी का स्वागत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों के साथ उनका स्वागत किया गया। आज
द्विपक्षीय वार्ता भी है। सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर अल थानी के औपचारिक स्वागत से जुड़ा हुआ। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता, साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी सीधा संवाद होगा। तस्वीरें आपके सामने सीधे राष्ट्रपति भवन से। करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी हैं ही, कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर्स एक एक करके कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से। तमीम बिन हमद को साल 2003 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था। इसके बाद 2009 में उन्हें सेना के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया था। कतर में खेलों को बढ़ावा देने में अल थानी का बेहद अहम रोल बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक एक करके कतर से आए अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ जो डेलीगेशन आया है उनसे एक एक करके मुलाकात करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने सीधे राष्ट्रपति भवन से, जहां पर भारत और कतर के संबंधों को कितना महत्वपूर्ण आगे लेकर जाना है, राजनीतिक तौर पर, रक्षात्मक तौर पर, सामरिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, सुरक्षा के लिहाज से और विदेश नीति के लिहाज से। इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पहले आप देखा कि कतर के अमीर अल थानी का ये 2 दिवसीय भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद कतर के अमीर अल थानी सीधे हैदराबाद हाउस की तरफ रवाना होंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता। उसके बाद उनके स्वागत सत्कार में आज रात डिनर भी, स्पेशल भोज भी आयोजित किया गया है। लेकिन इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कतर के अमीर अल थानी की मुलाकात भी होगी। जबकि हमने देखा था कि कतर भारत के लिए अलायंस के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसी साल करीब 4 से 5 बार पिछले साल के दरमियान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के दौरे पर रहे थे। चलिए आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की, जहां पर आज से ठीक 11 बजे यूपी के बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ इस सेशन का आगाज किया जाएगा। 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट योगी सरकार का काफी महत्वपूर्ण है, जबकि सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना भी है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह तैयार है। अब महाकुंभ सहित कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कल हमने बजट सेशन से पहले एक सर्वदलीय महत्वपूर्ण बैठक देखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, स्पीकर सतीश महाना और विपक्ष की तरफ से कई नेताओं को हमने देखा, कांग्रेस, सपा और बसपा के। लेकिन आज देखना बेहद खास है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। क्या कुछ अभिभाषण में सामने आएगा? जबकि 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को सदन के पटल पर रखते हुए नजर आएंगे। शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन बैठकें नहीं होंगी। इस पूरे सेशन को देखा जाए तो 18 फरवरी से 5 मार्च तक कुल 5 अवकाश इसमें रहने वाले हैं, जबकि योगी सरकार की तरफ से सुरेश खन्ना वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से किया जाएगा। योगी सरकार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पेश कर रही है।
जबकि 24 फरवरी को बजट प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन से जुड़ी हुई, जहां पर अब से कुछ ही देर में बजट सेशन का आगाज हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण से बजट सेशन का आगाज होगा। 1 और 2 मार्च को बैठक नहीं होगी, जानकारी मिल रही है। जबकि विपक्ष की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें महाकुंभ हादसे पर सरकार से श्वेत पत्र, संबल हिंसा, मिल्कीपुर उपचुनाव, कानून व्यवस्था के मुद्दे, किसानों की दुश्वारियां और अधिकारियों की मनमानी, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रखेंगे सदन के सामने और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तो आज का बजट सत्र कितना कामदार रहने वाला है, ये देखना बेहद खास होगा, क्योंकि भले ही सुरेश खन्ना सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, वो किस तरह से बजट को रखते हैं ये तो 20 तारीख को पता चलेगा, लेकिन विपक्ष के तेवर कितने तल्ख हैं उसकी बानगी आज ही नजर आ जाएगी। जबकि बीते दिन हमने देखा था किस तरह से सरकार ने अनुरोध किया था विपक्ष से कि सरकार के साथ आप सहयोग बनाएं, जनहित के मुद्दों को जरूर उठाएं, लेकिन सत्र को कामदार बनाएं, हंगामेदार ना होकर। लेकिन जब कल विपक्ष ने हामी भरी, आज कितना वो अपनी उन बातों को अमल में लाती है, ये देखना भी बेहद खास होगा। जबकि आप देखिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है, तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के सामने, जहां पर समाजवादी पार्टी अलग अलग अंदाज में अपना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है। ठीक 11 बजे बजट सेशन की शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट का आगाज, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के विजन, ये तमाम चीजें एक एक करके सरकार के सामने रखी जाएंगी। अब देखना बेहद खास है कि सरकार ने जो तमाम बातें विपक्ष के सामने रखी हैं, विपक्ष कितना उन पर अनुरोध उनका जाहिर कर रहा है। यूपी विधानसभा बजट सत्र की बड़ी बातें जो आप देख लीजिए, 18 फरवरी से 5 मार्च तक ये पूरा बजट चलेगा। साथ ही साथ 20 फरवरी को वित्त मंत्री के तौर पर सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर से होगा। जबकि बड़ी बात कि योगी सरकार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट ला रही है। अब विपक्ष ने जो मुद्दे रखे वो आप देख लीजिए। विपक्ष महाकुंभ में भगदड़ के मामले पर श्वेत पत्र चाह रहा है, महाकुंभ हादसे पर नियम 56 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि संबल हिंसा पर भी सार्थक वो चर्चा चाहते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं, उस पर भी उन्हें चर्चा चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। इधर किसानों की दुश्वारियां, गन्ना किसानों का भुगतान और कई अधिकारियों की मनमानी, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सरकार से सीधा संवाद करना चाहता है। जबकि सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सवाल करता है तो हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जबकि समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट कहती नजर आ रही है कि विपक्ष के हंगामे से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ता में मौजूद जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो देते हुए नजर आए। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, अब से कुछ ही देर में बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चर्चा करती नजर आएंगी। आप खुद इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह की हलचल है, क्या उम्मीद करें इस सेशन से? देखिए कुणाल, मैं इस समय विधानसभा पे हूं और देखिए कि बजट सत्र से पहले ही जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लगातार वो कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तमाम विषय को लेकर हम बातचीत भी करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ मामला है, क्या
देखिए, हम लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है कि आज जो प्रदेश में ये जो इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ का हुआ है, आप एक तरफ तो बात करते हैं कि तमाम कितने लाख करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई, मगर दूसरी तरफ जहां पर जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के परिवार तबाह हो गए, उसका सही आंकड़ा सरकार बताने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हमने जो देखा, जो कल कैबिनेट में आया, गन्ना किसानों के दाम को लेकर इस सरकार फिर से उदासीन दिखाई दी। हमारा प्रदेश जहां पर 60% लोग आज भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और गन्ना कैश के रौब की तरह है। जो गरीब किसान है वो उसी गन्ना के दाम से ही अपने परिवार को पढ़ाने का, बच्चों की शादी ब्याह और तमाम ऐसे काम करने का, मगर जब गन्ने का दाम नहीं, आज हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं जो गन्ना पैदा कर रहे हैं। ये देखिए अतुल प्रधान है और देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से जंजीरों से अपने आप को इन्होंने जकड़ रखा है। क्या मामला है, क्या मामला है? आप खुद सोच के देखिए कितनी बुरी तरीके से 40-40 घंटे लाद कर लाया गया और किस तरीके से देश का मखौल उड़ाया, ये आप समझ सकते हैं। आ जाइए चौधरी साहब की मूर्ति के सामने। देखिए कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं और जो अपने आप को जंजीरों में जकड़े हुए हैं और यहाँ पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये उनका ये कहना है कि जिस तरह से कुंभ को लेकर सरकार ने प्रचार प्रसार किया लेकिन हादसा हुआ, वहाँ पे तमाम घोर लापरवाही की बात सामने आई है। और कहीं कहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से भाजपा ने ढिढोरा पीटा, कुंभ को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं झूठी निकली। जिस तरह से अव्यवस्था है, वहां पर घटनाएं हुई, तो एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है उसको घेरने के लिए जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, देखिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास खुद अतुल प्रधान यहाँ पहुंचे हैं और अपने आप को खुद उन्होंने जंजीरों में जकड़ा है। तो लगातार कहीं ना कहीं बजट सत्र से पहले जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कुणाल देखिए कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम उनकी जो मांग है, जो मुद्दे हैं, मुद्दे ये हैं, चाहे कुंभ की बात हो लगातार खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी नियम 56 के तहत चर्चा की मांग कर रही है। महाकुंभ भगदड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर नियम 56 के तहत चर्चा की मांग उठी है, यानी कि नियम 56 यानी कि 2 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा चाहते हैं महाकुंभ में भगदड़ पर। सरकार की तरफ से इस मांग पर किस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं विधायक की नियम 56 के तहत चर्चा हो, कुंभ को लेकर तकरीबन 2 घंटे चर्चा की इसमें प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी भी कोई विधानसभा या बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं कि इसकी अनुमति दी जाएगी। लेकिन लगातार आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं जो विधायक हैं। और उनकी यही मांग है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो सारी चीजों को लेकर जिस तरह से झूठे वादे के, ये देखिए अतुल प्रधान को, अतुल प्रधान अपने आप को जो सीकड़ है, जंजीर है, वो गले में लटकाए हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है आप देख सकते हैं कुणाल की किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार तमाम चीजों को लेकर यहाँ सरकार को घेर रहे हैं। और क्या संकेत देना चाह रहे हैं, संकेत क्या देना चाह रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, हमारे साथ सीधे यूपी विधानसभा से सीधे लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपसे कुछ ही देर में ठीक 11 बजे सत्र का आगाज हो जाएगा। देखना बेहद खास है कि ये सत्र हंगामेदार रहेगा या कामदार रहेगा, विपक्ष की रणनीति क्या कुछ है और सरकार किस तरह से अपनी भविष्य के विजन को लेकर विपक्ष को चुप कराएगी। बहरहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।